स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट किए हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखे हैं। उसमें आज हम सेकंड प्रॉपर्टीज देखेंगे, आयोनाइजेशंस एनर्जी देखेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड एनर्जी, जिसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा होता क्या है ये देख लेते हैं। हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बताए थे, 4 टाइप से प्रॉपर्टीज बताए थे, उसमें आज हम सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा होता क्या है देखते हैं। तो आयनन ऊर्जा जो होती है वो किसी भी एटम्स में, मतलब कि किसी परमाणु के जो बाहर के जो सेल होते हैं उससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं हम आयनन ऊर्जा। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, इसमें हमने लिया एक किसी परमाणु की बात करें तो कोई एक एटम या परमाणु जिसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है प्लस चार्ज होता है। अब इसके चारों ओर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होती है ये मूव करती है। इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में इस तरीके से मूव करती रहती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि किसी परमाणु के जो बाहर के जो सेल होते हैं उससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, अब हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो बाहर निकालना है तो इसके लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जो ऊर्जा दे रही है उसी को ही बोलते हैं आयनन ऊर्जा। तो यहाँ पर से मान लीजिए हमने कुछ ऊर्जा दे दिया, जिससे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जो होती है, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें जब ऊर्जा दिए तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गई। तो ये जो ऊर्जा लगी है इसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा, जिसे I के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी परमाणु में जो बाहर के जो सेल होते हैं, बाहर के जो संयोजी कोश होते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ रही है। अब देखिए कोई सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालना है तो उसके लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हम जो ऊर्जा दे रहे हैं उसी को ही बोल दे रहे हैं आयनन ऊर्जा। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखें हम आयनन ऊर्जा की तो देख लेते हैं डेफिनेशन। अगर तो आयनन ऊर्जा क्या बोल रहा है हम कि किसी भी परमाणु के विलगित बोल रहे हैं, मतलब कि गैसीय अवस्था में, इसकी डेफिनेशन देख ले रहे हैं। तो डेफिनेशन में बोल रहे हैं कि किसी भी गैसीय अवस्था में, किसी गैसीय अवस्था में विलगित बोल रहे हैं, मतलब कि किसी भी गैसीय अवस्था में एक विलगित परमाणु में एक, या फिर इसको इस तरीके से लिखते हैं हम, एक विलगित परमाणु के बाह्य कोश से, मतलब उसके संयोजी कोश, उसके बाहर की सेल से बोल रहे हैं, तो उसके बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाहर के कोश से हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो बाहर के कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव कहते हैं। आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि गैसीय अवस्था में एक विलगित परमाणु, विलगित मतलब होता है आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड मतलब कि जहाँ पे अलग अलग परमाणु होते हैं। तो बात हम एक ही परमाणु की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग परमाणु की। तो अलग अलग परमाणु से उसके जो बाहर के जो सेल होते हैं उससे हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, जितनी ऊर्जा लग रही है, उसी को ही बोलते हैं हम आयनन ऊर्जा। तो डेफिनेशन में गैसीय अवस्था में एक विलगित परमाणु, विलगित मीन्स आइसोलेटेड बोल रहे हैं, आइसोलेटेड मतलब कि अलग अलग परमाणु। तो बोला जा रहा है गैसीय अवस्था में एक विलगित परमाणु के
बाहर के कोष हमने पहले बताया कि एक परमाणु ले लिए, विलगित परमाणु मतलब कि अलग अलग एटम्स वाले ले लिए, या फिर बोल सकते हैं कि अलग अलग परमाणु वाले। तो अलग अलग परमाणु वाले हमने ले लिए। अब इसमें बोल रहे हैं कि बाह्य कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इसकी जो आउट ऑफ सेल है, इसके जो बाहर के जो सेल है, इससे हमें ये मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर के सेल से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को ही कहते हैं हम आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, जैसे कि एक एटम्स ले लिए, इसको इस तरीके से लिखिए, एटम, एटम मीन्स परमाणु की बात कर रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आई, मतलब एक परमाणु को हमने ऊर्जा दिए तो ये क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने जो ऊर्जा दी है, यही ऊर्जा कहलाती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, जिसे आई के द्वारा बोल रहे हैं, या फिर आयनन ऊर्जा। एटम था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन थी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन में कमी आती है उसको हम प्लस से करते हैं। तो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले तो ये बन गया प्लस चार्ज। बाहर निकालने के लिए जो हमने ऊर्जा दे दी उसे कह रहे हैं हम आयनन ऊर्जा। तो कोई भी एक एटम से बाहर के जो सेल होते हैं उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देते हैं वही आयनन ऊर्जा कहलाती है। जैसे इस पे और एक देख लेते हैं। अब देखिए, अगर कोई एक एटम है था, हमने बात करते एक एटम की, प्लस हमने क्या दिया I(E1), मतलब कि एक एटम्स को कुछ ऊर्जा दे दिए, उसके तो बाहर का जो सेल है उससे एक इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल गया। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, अब हमें दूसरा भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दूसरा ये जो A+ आया है, आयन जो आया है, इससे हमें एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो इससे एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो ये A++ दूसरी दे दिए पोटेंशियल आयनन एनर्जी दे दिए, ये हो गई। तो यहाँ पे एक प्लस था, मतलब कि एक जो प्लस आयन था इससे एक और इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो ये बन जाएगा A+2 बन जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल गया। अब हमें इससे एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इसको लिख दिया हम A+2, यहाँ से एक और ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले तो ये बन जाएगा A+3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। तो इस तरीके से एक एटम से धीरे धीरे करके एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं। तो जो जो इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं तो जितनी ऊर्जा लगती है उसको हम इस तरीके से डिनोट कर दिए। E1 मतलब पहली ऊर्जा लगी, दूसरे के लिए हमें E2 लिख दिए, तीसरे के लिए E3। तो जो IE1 लिखे हैं, IE2 और I3, ये क्या है भाई, ये सारे जो हैं आपके आयनन ऊर्जा हैं, क्योंकि हमने एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा दे रहे हैं, तो ये सारी जो है आयनन ऊर्जा होती है। अब इनमें देख लेते हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। तो E2 है, E2 से ज़्यादा, या फिर बोल सकते हैं IE1। IE1 से ज़्यादा जो होती है इसमें हमें लगेगी IE2 में लगेगी, इससे ज़्यादा ऊर्जा लगेगी इसमें IE3 में। इनमें ज़्यादा ऊर्जा निकालने के लिए लगती है। इसमें क्यों लग रही है ये देख लेते हैं। IE1 क्या बोल रहे हैं, जैसे कि हमने एक एटम्स लिए थे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने लिखा था IE1। एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, मतलब कि इसकी साइज क्या हो गई, यहाँ पे थोड़ी सी छोटी हो गई। मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बाहर निकलते जाएगा तो उसकी साइज क्या हो रही है, यहाँ पे छोटी हो रही है, मतलब उसमें अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ गया है। तो E1 जो होती है इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसके लिए इसकी कंपेयर में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता IE3 में होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत ही पास है। अब न्यूक्लियस के बहुत पास है मतलब कि न्यूक्लियस में क्या है, प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या आपका माइनस चार्ज। तो प्लस क्या करता है, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं,
तो इसकी जो IE3 है ये न्यूक्लियस के बहुत पास है, इसलिए इसमें जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक है। अब आकर्षण बल बहुत अधिक है, वो बहुत अच्छे से एकदम अट्रैक्ट हुआ है, तो उसको वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसलिए यहाँ पे E3 में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। फिर उसकी कंपेयर में करें तो IE2 में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ये तो सबसे बाहर के ही हैं, सबसे बाहर के जो सेल हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें थोड़ी सी और कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब हम देख लेते हैं, ये तो थी इसकी डेफिनेशन, आपको लिखना भी है, डेफिनेशन भी लिखना है, साथ में इसे भी देना है। इसके बाद इसके फैक्टर देख लेते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो हम देख लेते हैं, इसे क्लियर कर दें, लिख लीजिए इसे। अब इसे साफ कर देते हैं। हम देखते हैं आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, उसके फैक्टर के बारे में देखेंगे। यहाँ पे लिख दें हम प्रभावित करने वाले कारक। पहला पॉइंट देखिए, प्रभावित करने वाले कारक में फर्स्ट पॉइंट आता है एटॉमिक साइज, जिसको बोलते हैं हम परमाणु त्रिज्या, जिसे हमने पहले पढ़ा था। एटॉमिक साइज के बारे में बोले थे, एटॉमिक या फिर रेडियस के बारे में, परमाणु त्रिज्या के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है एटॉमिक रेडियस, या फिर बोल सकते हैं एटॉमिक साइज, जिसे बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। अब देखो, परमाणु का साइज जो होता है इस पे बहुत अधिक इफेक्ट करता है, क्योंकि देखिए परमाणु का जैसे जैसे साइज इसमें बढ़ते जाता है, मतलब कि किसी भी एटम का जैसे साइज बढ़ता है तो उनके लिए ऊर्जा, मतलब आयनन ऊर्जा जो होती है वो उसकी मान कम होती जाती है। जैसे कि हमने एक लोहा ले लिया और एक चुंबक ले लिए, तो लोहा जो है और एक चुंबक लिए हैं, तो चुंबक जो है वो लोहे के अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अगर एक लोहा और चुंबक दोनों ही पास पास में हों तो क्या करेगा कि इसमें अधिक अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब कि बोल सकते हैं कि जो चुंबक है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो लोहा जितनी पास में होगा उसके बीच में अट्रैक्शन उतनी होगी। अब लोहा को दूर कर दीजिए तो चुंबक थोड़ा अट्रैक्शन करेगा पर थोड़ा कम करेगा। तो लोहा जो होती है चुंबक के जितना पास होता है उसमें आकर्षण उतना अधिक होता है, और जितना दूर होता है उसमें उसकी जो आकर्षण होती है, अट्रैक्शन होती है, उतनी कम होती है। सेम इसी तरीके से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना पास में होता है उसके बीच अट्रैक्शन उतनी अधिक होती है, और दूर होगा तो उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे देखिए इसका साइज जो है इसको प्रभावित करता है। कैसे कि हम ले लिया न्यूक्लियस और यहाँ पे ले लिए एक साइज, ये छोटी साइज की है, ये इलेक्ट्रॉन है। हमने लिए एक न्यूक्लियस, इसका साइज बड़ा ले लिए। तो देखिए इनमें कौन सबसे ज्यादा किसके बीच क्या बोल सकते हैं, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी। भाई देखिए ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच की दूरी बहुत कम है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बहुत अधिक है, तो ये थोड़ा सा उसको कम अट्रैक्शन करेगा। जब इसमें कम अट्रैक्शन होगा तो हम इसको आसानी से कम ऊर्जा देके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। अब ये बहुत अच्छे से चिपका हुआ है, इससे अट्रैक्ट है, तो इसके बाहर निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो साइज जो है इसको डिपेंड करता है, या फिर बोल सकते हैं प्रभावित करता है, क्योंकि किसी एटम का साइज जितना छोटा होता है उससे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और जितना साइज बड़ा होता है उससे इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि आकार बढ़ने पर जितना बड़ा आकार होता है इनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक होती है, इसमें अट्रैक्शन कम होता है। तो इसके लिए इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं मतलब इसको कम ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी। तो आकार बढ़ने से उसकी आयनन ऊर्जा जो होती है वो घटती जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर लिखिए, आकार बढ़ने पर, इसको आप लोग अच्छे से पूरे डिटेल से लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। आकार बढ़ने पर
किसी परमाणु का आकार बढ़ने पर उसकी आयनन ऊर्जा जो होती है, आयनन ऊर्जा घटती है। यहाँ पे लिख लीजिए, परमाणु का आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा घटती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आप लोग को रटना नहीं है, बस इसे समझ जाइए कि एटॉमिक साइज मतलब परमाणु की जो त्रिज्या बोल रहे हैं, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जितना छोटा होता है परमाणु, जितना छोटा होगा उसके उसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें उतनी ही अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, और परमाणु जितना बड़ा होता है उसके लिए हमें उतनी ही कम ऊर्जा देनी पड़ती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आकार बढ़ने पर इसकी जो आयनन ऊर्जा है, इनकी जो आयनन ऊर्जा है वो घटती है, क्योंकि इसमें हमें कम ऊर्जा देना पड़ रहा है। तो जैसे जैसे, या फिर बोल सकते हैं किसी भी परमाणु में आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा जो होती है वो घटती जाती है। सेकंड पॉइंट देखिए इसी में, न्यूक्लियस चार्ज देखेंगे, प्रभावी आवेश। न्यूक्लियस चार्ज के बारे में देख रहे हैं हम, या फिर इसको बोल सकते हैं, एक मिनट चौक निकाल लेते हैं। दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज, जिसे बोलते हैं नाभिकीय आवेश बोलते हैं। नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश में क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे इसमें आवेश बढ़ता है, जैसे कि न्यूक्लियस में जितना अधिक चार्ज होता है उनके बीच उतना ही अधिक अट्रैक्शन होगा, और जहाँ पे ये अधिक आकर्षित करेगा मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें और भी अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नाभिकीय आवेश बढ़ने पर उनकी ऊर्जा की मान में या फिर आयनन ऊर्जा जो होती है वो ज़्यादा लगती है, या फिर बोल सकते हैं कि आयनन ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। तो इसको लिखिए, नाभिकीय आवेश नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आयनन ऊर्जा की मान में आयनन ऊर्जा अधिक होती है। अधिक होती है। हम नाभिकीय आवेश बोल रहे हैं, मतलब इस पर जितना अधिक चार्ज बढ़ेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उतनी ही अधिक अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अधिक आकर्षित होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब अधिक आकर्षित हुआ है तो हमें इसको बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ी मतलब कि आयनन ऊर्जा क्या हुई, यहाँ पे बढ़ गई। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आयनन ऊर्जा जो होती है वो अधिक होती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, पूर्ण और अर्धपूर्ण कक्षक, जिसको बोलते हैं कंप्लीट एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। थर्ड पॉइंट हम देखें, इसे बोल रहे हैं पूर्ण एवं अर्धपूर्ण। अर्धपूर्ण कक्षक, फील्ड एवं हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये आयन ऊर्जा पे क्या प्रभाव डाल रहा है। तो पूर्ण और अर्धपूर्ण कक्षक बोल रहे हैं, तो कोई भी ऑर्बिटल जो होता है और कक्षक जो होता है वो जितना पूर्ण होता है, या तो वो पूर्ण रूप से भरा होता है या फिर वो आधा भरा होता है, तो वो अधिक स्थायी होता है। तो जो अधिक स्थायी होता है उससे हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब कि उसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षक जो होते हैं ये पूर्ण रूप से स्थायी होते हैं, या फिर बोल सकते हैं अधिक स्थायी होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आयनन ऊर्जा की मान में वृद्धि होती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बेरियम का लिख लेते हैं। ये होता है 4। अगर हम इसको एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो ये क्या होगा, 1s2 2s2। अब यहाँ पे देखिए
या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2। यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा हम ये लिख लेते हैं 2p3 लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल में, या फिर इसको लिख ले 2p4। एग्जाम्पल लिख रहे हैं ऐसे, तो इसमें बताने के लिए आपको, तो यहाँ पे क्या है p ऑर्बिटल्स में 3 है, 3 ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे भी p में 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब देखिए भाई ये जो p3 बोल रहे हैं, p3 मतलब कि ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए। अब p4 बोल रहे हैं मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से ये 4 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहे हैं हम कि जितने भी पूर्ण होते हैं या फिर अर्धपूर्ण कक्षक जो होते हैं, ऑर्बिटल्स जो होते हैं, वो अधिक स्थायी होते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जहाँ पे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हुई मतलब कि आयनन ऊर्जा बढ़ती है। जैसे यहाँ पे देखिए पूर्ण और अर्धपूर्ण बोल रहे हैं, ये ऑर्बिटल्स में कितने p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पे भरे हैं 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, मतलब कि ये क्या है अर्धपूर्ण है। यहाँ पे देखिए p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बट इसमें कितने भरे हैं 4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो हमने क्या बताया, जो अर्धपूर्ण रहते हैं या फिर पूर्ण रहते हैं, तो इन दोनों में अर्धपूर्ण कौन है, ये वाले ऑर्बिटल्स हैं। तो ये अर्धपूर्ण है मतलब ये अधिक स्थायी है। अब हमें इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर हम इसको लिखें तो पूर्ण एवं अर्धपूर्ण ऑर्बिटल से अधिक स्थायी होते हैं, इसे लिख लीजिए पूर्ण एवं अर्धपूर्ण ऑर्बिटल्स जो हैं ये अधिक स्थायी होते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इससे आयनन ऊर्जा जो होती है वो बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसे आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। पूर्ण एवं अर्धपूर्ण ऑर्बिटल जो होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इससे आयनन ऊर्जा की मान में वृद्धि होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है शील्डिंग इफेक्ट दिया है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब कि परिरक्षण प्रभाव, प्रभावित करने वाले 4 कारक अगर देखते हैं फैक्टर इसके, तो बोल सकते हैं इसको शील्डिंग इफेक्ट बोल रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव जिसे शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। शील्डिंग इफेक्ट। अब देखेंगे परिरक्षण प्रभाव। तो जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है वैसे ही इसकी जो आकर्षण होती है या फिर आयनन ऊर्जा जो होती है उसकी मान में कमी होती है। तो हम देख लेते हैं परिरक्षण प्रभाव है क्या। तो परिरक्षण प्रभाव मतलब कि हमने एक चुंबक ले लिया और एक लोहा ले लिया। देखिए हमने क्या किया है, एक लोहा ले लिया, एक चुंबक ले लिया। अब दोनों के बीच में हम एक लोहे का प्लेट लगा देते हैं, या फिर इस तरीके से इसको बता देते हैं कि हमने एक लोहा ले लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ले लिया है एक चुंबक ले लिया है। इसको इस तरीके से लिख दे रहे हैं हम, लोहा लिया, इसको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं हम आपको, लोहा लिया चुंबक लिया। तो ये लोहा और चुंबक, तो ये क्या करेगा, चुंबक इस लोहे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इनके बीच में अगर हम एक पतली सी लोहे की प्लेट लगा दें, ये एक प्लेट लगा दें, तो ये चुंबक जो है इसको अट्रैक्ट तो करेगा बट इसको कम अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि देखिए हमने क्या बोल रहे हैं, एक चुंबक और लोहा, चुंबक जो है लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, बट इन दोनों के बीच में अगर हम एक प्लेट लगा देते हैं लोहे की, तो इनमें जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। अब कम होगा, उसी तरीके से
देखिए हमने एक लोहा लिया है, एक चुंबक लिया है, तो चुंबक जो है वो लोहे को अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके बीच में अगर हम एक लोहे की प्लेट लगा देते हैं तो जो चुंबक लोहे को अट्रैक्शन जो है, जो लोहा जो है या फिर बोल सकते हैं जो चुंबक इस लोहे को जब आकर्षित करेगा तो इनका जो प्रभाव है, इस चुंबक का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में एक लोहे की प्लेट है, तो इस पर ज़्यादा प्रभाव होगा, इस पर थोड़ा कम प्रभाव होगा। तो सेम इसी तरीके से जब किसी एटम्स में जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, लेकिन उसी तरीके से बाहर के जो कोश और न्यूक्लियस के बीच में अंदर वाले मतलब आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं तो बाहर के सेल में कम प्रभाव पड़ता है, जिसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इसे पहले लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं। शील्डिंग इफेक्ट में क्या बोल रहे हैं कि किसी भी परमाणु के बाहर के कोश से, देखिए हमने ले लिया एक न्यूक्लियस और यहाँ पे लिए हैं इसके बाहर के जो सेल होते हैं, तो क्या बोल रहे हैं किसी परमाणु की जो न्यूक्लियस होती है और इसकी जो बाहर की सेल्स होती है, जो बाहर की जो कोशिकाएं सेल होती है, कोश जो होती है, इस पर कोश पर आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन के भर जाने से बाहर के सेल और न्यूक्लियस के बीच में और सेल है, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से भर जाए तो बाहर की जो इलेक्ट्रॉन होती है और ये न्यूक्लियस दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है, इसको में आकर्षण थोड़ा कम होगा, क्योंकि नाभिक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक के पास में जो इलेक्ट्रॉन है इसको ज़्यादा आकर्षित करेगा, इसको थोड़ा कम आकर्षित करेगा। तो नाभिक से जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर इनके बीच में आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन भर देते हैं तो इनके बीच आकर्षण कम हो जाता है। अब यहाँ पे आकर्षण कम हो गया मतलब कि इसको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हमें ऊर्जा कम देनी पड़े, तो आयनन ऊर्जा का मान जो होता है वो कम होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से या फिर परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने से आयनन ऊर्जा की मान जो होती है उसमें कमी होती है। इस तरीके से लिख लें हम, आयनन ऊर्जा की मान में कमी होती है बोल रहे हैं हम, तो परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने से, पहले तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं हम ताकि आप लोग को याद रहे परिरक्षण प्रभाव है क्या। तो परिरक्षण प्रभाव बोल रहे हैं कि किसी परमाणु में बाह्य कोश के जो उसके जो आउट ऑफ जो सेल होते हैं उसकी जो कोश होती है, बाह्य कोश में बोल रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन पर, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन के जब भर जाते हैं या फिर बोल सकते हैं आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन भरने से, आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन भरने से इलेक्ट्रॉन के भर दिया भाई, देखो बाहर का जो सेल था, जो बाहर की कोश थी, अब उसके बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में तो अट्रैक्शन था, बाहर के अट्रैक्शन, लेकिन उसके बीच में और इलेक्ट्रॉन भर गया तो न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, परिरक्षण प्रभाव, उसकी जो अट्रैक्शन हो गई वो हो गई, कम हो गई, तो नाभिकीय आवेश जो होती है कम हो जाती है। आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन के भरने से नाभिकीय आवेश कम हो जाती है, या फिर बोल सकते हैं नाभिकीय जो आकर्षण होता है, नाभिकीय आकर्षण कम होता है, जिसे शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, उसे हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। इसे आप लोग लिख लीजिए, उसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं।
अब इसमें प्रभावित करने वाले कारक में क्या बोल रहे हैं कि परिरक्षण प्रभाव जो है बढ़ जाता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ने से, जितना अधिक परिरक्षण प्रभाव होगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगी, उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतना ही कम आकर्षित होगा। कम आकर्षित होगा तो हम उसे इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब उसके लिए आयनन ऊर्जा कम हुई। तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ने से आयनन ऊर्जा जो होती है वो कम होती है। आयनन ऊर्जा कम होती है। ये क्लियर हो गया। परिरक्षण प्रभाव में बोल रहे हैं कि किसी परमाणु के जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर न्यूक्लियस में, और बोल सकते हैं किसी बाहर के परमाणु पर आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन के भरने से, बाहर के कोश पर इलेक्ट्रॉन पर अगर उसके बीच न्यूक्लियस है और ये बाहर के इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से लिख दे। इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन है ही, बट इसके बीच में और अगर इलेक्ट्रॉन भर गया तो इनके बीच क्या हो गया, अट्रैक्शन जो होती है वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि नाभिक अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करेगा। तो इनके बीच अट्रैक्शन कम हुई, इसकी अट्रैक्शन थोड़ी सी कम ज़्यादा हो गई। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अगर आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन भरता है तो इसके नाभिक की जो आकर्षण होती है, नाभिक से जो बाहर के इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण है ये कम होता है, जिसे हम परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो जितना अधिक परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, मतलब जितनी अधिक बीच में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बाहर के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन कम होगा। तो जितना अधिक परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है आयनन ऊर्जा की मान में उतनी ही कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसको प्रभावित करने वाले फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इसमें अगर हम देखें तो बोला जा रहा है कि फिफ्थ पॉइंट इससे साफ करें। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा बने चार्ज क्लाउड, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेश का मेघ, या फिर मेघ आवेश बोल रहे थे हम, इलेक्ट्रॉन द्वारा आवेश मेघ। आवेश मेघ बोल रहे हैं, मतलब कि मेघ मतलब क्या बोल रहे थे, क्लाउड के बारे में बोल रहे थे। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो पाई जाने वाली जो क्षेत्र है क्लाउड कहला रही थी, तो इसे हम बोल सकते हैं चार्ज क्लाउड भी बोलते हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। तो एस ऑर्बिटल से हमें जिनकी जो भेदन क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके लिए हमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। तो एस ऑर्बिटल से जो है, एस ऑर्बिटल सिंपल से अगर देखें हम तो एस में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कम है, वो नाभिक के पास है। एस ऑर्बिटल जो है बहुत छोटू सा होता है, छोटा सा है, तो उनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पी में थोड़ा बड़ा होता है स्ट्रक्चर उसका, तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा कम ऊर्जा की आवश्यकता है। डी में थोड़ी और कम ऊर्जा। इसी तरीके से अगर इसको हम लिखें तो एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा लगती है पी के कंपेयर में, पी में थोड़ी सी और डी में इस तरीके से। तो ये जो होती है चार्ज क्लाउड भी डिपेंड करता है। तो चार्ज क्लाउड में क्या बोल रहे हैं कि इसमें भेदन क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे इनमें ऊर्जा जो है वो अधिक होती है। तो इसलिए हमें एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा लगती है, फिर पी में थोड़ी कम, डी में थोड़ी और कम। तो इसमें बोला जा रहा है कि आयनन ऊर्जा जो होती है वो एस में अधिक होती है, फिर पी में, फिर उस पी में थोड़ी कम, डी में और कम होती है। अब हम इसके देख लेते हैं आवर्तता, देख लेते हैं पीरियोडिसिटी, देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि आयनन ऊर्जा है क्या, उसको प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देख लेते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ये क्या प्रयोग कर रहे हैं, क्या गुण आते हैं इसमें, क्या इफेक्ट आ रही है इसकी, ये देख लेते हैं। आवर्तिका देखिए, पीरियोडिसिटी देखते हैं। तो आवर्त में या फिर इन ग्रुप बोल रहे हैं, वर्ग में,
पीरियोडिक टेबल पे हम इस तरीके से बताए थे इससे पहले, जैसे कि हाइड्रोजन ले लिया हमने, लिथियम लिया, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से इसमें टेबल होती है। यहाँ पे लिख लें हम बोरान, कार्बन, इस तरीके से लिख लें। तो अब देखिए वर्ग में जब हम श्रेणी के ऊपर से नीचे आते हैं तो इसके एटॉमिक नंबर में वृद्धि हो गई। एटॉमिक नंबर जैसे कि 1 है, 3 है, 11 और 19, तो एटॉमिक नंबर में वृद्धि हो गई, जिसके कारण से इनकी साइज जो होती है वो बढ़ गई। अब हमने बताया है कि जहाँ पे अगर साइज बढ़ जाता है, नाभिक के जितना बड़ा साइज होता है तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी उतनी अधिक होती है और उससे हम उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। पहले हमने बताए थे, देखिए न्यूक्लियस लिए, इसका साइज छोटा है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे इसका साइज देखिए बड़ा है, ये एटम बड़ा है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक बड़ा है, तो यहाँ पे इसे इलेक्ट्रॉन के बीच की जो अट्रैक्शन है ये कम हो गई, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो साइज बढ़ गया मतलब आयनन ऊर्जा में कमी आ जाती है। तो इसी तरीके से हम जब ऊपर से नीचे आते हैं आवर्त सारणी में तो एटॉमिक नंबर में वृद्धि होती है, जिससे इनका आकार जो होता है वो बढ़ने लगता है। अब सिंपल सी बात है, 1 है मतलब छोटा सा आकार, 3 लिखें तो उससे बड़ा आकार, 11 लिखें तो और भी बड़ा आकार। तो आकार ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक नंबर में वृद्धि होती है, परमाणु क्रमांक बढ़ने लगता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उसका आकार भी बढ़ता है और आकार बढ़ने के कारण से उसकी जो आयनन ऊर्जा की मान जो होती है वो घटती जाती है। इसको हम इस तरीके से सिंबल में लिख ले रहे हैं, आप इसको डिटेल में लिखिएगा। तो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे इस तरीके से तो आयनन ऊर्जा की मान में कमी होने लगी। क्यों कमी होने लग गई? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ गया। परमाणु क्रमांक बढ़ने से इसका जो साइज है, इस परमाणु का जो साइज है वो बढ़ गया। साइज बढ़ा है मतलब कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत अधिक हो गई, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आयनन ऊर्जा की मान जो होती है वो कमी होने लगती है। तो इसको आप लोग अच्छे से लिखिएगा कि हम जब पीरियोडिक टेबल में जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक नंबर में वृद्धि होती है, जिसके कारण से इसका एटम्स का साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है और यहाँ पे साइज बढ़ा हुआ, आकार बढ़ा हुआ, तो आयनन ऊर्जा की मान में कमी होने लगती है। तो इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा, आकार बढ़ गया, आकार बढ़ने से आयनन ऊर्जा में कमी होती है। आयनन ऊर्जा कमी होने लगी। अब देखिए, अगर हम आवर्त की बात करें, पीरियड की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इनकी जो आयनन ऊर्जा की मान में बढ़ने लगती है। अब बढ़ने कैसे लगे ये देखिए, इसे साफ कर देते हैं। जैसे कि हम लिखे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से होती है पीरियोडिक टेबल में। ये तो था 3 है, इसका एटॉमिक नंबर आप लोग को पता ही है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो क्या होता है, 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, ये हो जाता है आपका 2 3, ये हो जाता है 2 4 और ये हो गया 2 5 और ये हो गया आपका, यहाँ तक के लिखे हमने 2 कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5 और ये हो गया 2 6। तो इसमें क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है। हमने पहले क्या बोला कि एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो उसका साइज बढ़ गया है। साइज बढ़ गया मतलब कि हमने इसमें बताया ना पहले कि एटॉमिक नंबर बढ़ा, इसमें भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है, बट इनमें जो सेल जो होती है, इनकी जो कोष होती है,
इनकी संख्या तो सेम है, यहाँ पे देखिए 2 सेल है, यहाँ पे भी इनकी जो सेल होती है सब में 2-2 सेल है। तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ते हैं, सेल भी सेम रहती है, बट इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, इसमें न्यूक्लियस में जो चार्ज होती है वो बढ़ती है। हमने प्रभावित करने वाले कारक में पहले ही बताए थे कि जहाँ पे न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाता है वहाँ पे उसकी जो आयनन ऊर्जा जो होती है वो कम हो जाती है, या फिर बोल सकते आयनन ऊर्जा में उसकी क्या कह रही थी, आयनन ऊर्जा जो है उसकी अधिक हो जाती है। तो जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इसकी जो आयनन ऊर्जा की मान में वृद्धि होने लगती है। वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि उसके न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो बढ़ने लगता है। देखिए इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन में देखिए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6। तो ये एक न्यूक्लियस लिए, इसके आउट ऑफ सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने न्यूक्लियस लिया, ये इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। तो न्यूक्लियस जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही उस पर प्रोटॉन भी होते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन इसको अपनी ओर अधिक आकर्षित करेगा। अब जहाँ पे आकर्षण हुआ मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उनकी जो एटॉमिक नंबर है वो तो बढ़ती है, बट उनमें सेल जो हैं वो सेम होते हैं। तो इनके सिंपल से आप लोग ये लिख सकते हैं या फिर कि हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो उनके नाभिकीय आवेश बढ़ने लगते हैं। नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण से उसका आकार छोटा होता है और उसमें आयनन ऊर्जा जो होती है वो अधिक होती है। इसको यहाँ पे लिख दें। जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तब क्या हो रही है, न्यूक्लियस में मतलब नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है जिससे इनकी आयनन ऊर्जा जो होती है बढ़ने लग गया, नाभिकीय आवेश, जिसके कारण से आकर्षण भी बढ़ने लग गया। अब जहाँ पे आकर्षण बढ़ गया है, आकर्षण ज़्यादा लगेगा मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आकर्षण बढ़ने लगता है, आयनन ऊर्जा की मान में वृद्धि होने लगती है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है। ये आप लोग लिख लीजिए ऐसे, जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो नाभिक पे आवेश बढ़ जा रहा है जिसके कारण से वो आकर्षण बढ़ गया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा अधिक से खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसलिए हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हुई, इसलिए आयनन ऊर्जा बढ़ गई। ये तो थी इसकी पीरियोडिसिटी तक की, इसकी आवर्तीता। इसी में एक एग्जाम वो देख लेते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमने बता दिया कि हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इसकी जो आवेश है बढ़ने लग गई, आयनन ऊर्जा बढ़ती है। बट यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा अधिक होती है। ये अपवाद है, हमने जैसे कि बताया यहाँ पे वीरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है मतलब ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा और अधिक होनी चाहिए। बट यहाँ पे अपवाद है कि ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा इस नाइट्रोजन के कंपेयर में कम होती है। क्यों? इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो आयनन ऊर्जा है या फिर ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा अधिक होती है, क्यों? ऑक्सीजन की तुलना में एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा अधिक होती है, अधिक होती है, क्यों? तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे आप लोग? सबसे पहले तो इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिख लीजिए। यहाँ पे हम अगर लिखें तो नाइट्रोजन कितना होता है 7,
अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये क्या हो गया 1s2 2s2 2p3। अब इनके ऑर्बिटल्स के बाहर के इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे p ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2s ऑर्बिटल। ऑक्सीजन को देखिए, इसका होता है 8 होता है, तो इसको हम लिखें 1s2 2s2 2p4। 2s का ऑर्बिटल बनाए, जो आउट ऑफ सेल है उसी के ऑर्बिटल बनाएंगे। ये हो गया आपका 2p। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, देखिए 2s2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, भर गया। p में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से p के 3 इलेक्ट्रॉन भर गए। यहाँ पे देखिए p4 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से ये हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाते हैं। अब हमने क्या बताया था कि जितने भी पूर्ण होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक में आप लोग लिखा है कि पूर्ण और अर्धपूर्ण ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सेम ही है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये क्या है, आपका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है। यहाँ पे p में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जो अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, तो ये क्या होगा आपका अधिक स्थायी होगा। इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब जहाँ पे ऊर्जा अधिक लग रही है, मतलब कि आयनन ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, इसलिए नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा अधिक होती है। तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि अर्धपूर्ण और पूर्ण ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें अधिक स्थायी होते हैं। जो अर्धपूर्ण होते हैं या फिर पूर्ण भरे हुए ऑर्बिटल्स होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब जहाँ पे अधिक ऊर्जा लग रही है, मतलब कि आयनन ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। इसलिए नाइट्रोजन के जो p ऑर्बिटल है ये हाफ फील्ड है, अर्धपूर्ण है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें आयनन ऊर्जा जो होती है वो अधिक होती है ऑक्सीजन की तुलना में। यहाँ तक कि क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की थर्ड प्रॉपर्टीज देखेंगे।